नमस्कार मित्रों, जैसा कि जानते हैं हमारा पॉलिटिक्स क्लास चल रहा है। मैं सुनील श्रीवास्तव, पढ़ाओ क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हमने पहले जो पहला सीरीज कराया था पीवाईक्यू का, तो उसके बारे में मैंने डिटेल चर्चा की थी। आज हम दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दूसरा प्रीवियस कौन सा है आपका? 14/11/2023 का ये दूसरा सेट है आपका। चलिए दूसरे सेट की बात करते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, या भारत सरकार किसी राज्य या राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो चलिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ। जैसे भारत सरकार या किसी एक राज्य या एक से अधिक राज्य के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसका समाधान कौन करता है? पहला नंबर, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होता है उसका समाधान करने के लिए। ठीक है, राज्य और राज्यों के बीच विवाद होता है तो उसका समाधान कौन करता है? आपका सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, तो इसी के बारे में आपकी चर्चा की गई पहले क्वेश्चन में कि अगर एक राज्य या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के बीच विवाद होता है, राज्य और राज्यों के बीच होता है, तो जो सुप्रीम कोर्ट उसका न्यायालय में जाता है मामला, उस पर जो किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसकी चर्चा की गई इसमें। तो चलिए हम आज बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, आर्टिकल 131 के तहत, ठीक है, यह विवाद का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। ये किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये क्या होता है? ठीक है, विशेष अधिकार क्षेत्र, ये एग्जीक्यूटिव ओरिजिनल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सलाह क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? सलाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है सलाहकार क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह जब देता है किसी कानून पर या किसी विधि पर, अगर सुप्रीम कोर्ट सलाह देता है तो वो क्या आता है? सलाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अपीली क्षेत्र कौन सा होता है? कि जब फंडामेंटल राइट को उल्लंघन होता है तो अपीली क्षेत्र के अंतर्गत वो आता है। कोई भी नागरिक सीधे आपके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अपील कर सकता है इस चीज के लिए। चलिए रिट की बात करें तो रिट जैसे आप जानते हैं कि 5 रिट की बात की गई है। ठीक है, इसकी हम आगे जब फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाएंगे तो आर्टिकल 35 तहत जो रिट दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, उसके तहत हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति हो तो राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है? ठीक है, चलिए कुल मिला के क्वेश्चन का मर्म ये है कि जब अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ना हो तो राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ ग्रहण करेगा? तो राज्यपाल की शपथ की बात करें, आर्टिकल 159 के तहत आता है शपथ। ठीक है, इतना मालूम हो गया। चलिए इसमें क्या पहला ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति द्वारा नामित न्यायाधीश, नहीं, गलत है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, विधान परिषद का सचिव, नहीं, बिल्कुल गलत है। देखिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीनियर मोस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट अवेलेबल, उपलब्ध सर्वोच्च वरिष्ठ न्यायाधीश के उपलब्ध अध्यक्षता में वो क्या करेगा? जब कोई सीनियर न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय का, ठीक है, उसकी उपस्थिति में क्या होगा? राज्यपाल शपथ लेगा। ठीक है, किस आर्टिकल में शपथ है राज्यपाल की? आर्टिकल 159 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में से भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। देखिए नहीं को जरूर अंडरलाइन कीजिएगा, वहां पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार होता है कि बच्चों को आते हुए क्वेश्चन यहीं से गलती होते हैं, नहीं ना देखने को। ठीक है, इसलिए इसका जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए राज्यसभा का विघटन, ठीक है, बिल्कुल संसदीय सरकार में राज्यसभा का विघटन होता है, बिल्कुल ये सही है। पहले हम संसदीय प्रणाली की बात कर लें। संसदीय प्रणाली जो है, संसदीय सरकार प्रणाली जो होती है वो क्या होती है? संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? आपका ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, संसदीय सरकार प्रणाली में दो आपके होते हैं, एक आपका जो सर्वोच्च होता है
राज्य का जो सर्वोच्च होता है वो होता है राष्ट्रपति, जो नाम मात्र का प्रधान होता है। और दूसरा होता है शक्ति, सर्वोच्च शक्ति किसे प्राप्त होती है? वो होती है प्रधानमंत्री को, जो क्या करता है? सरकार का मुखिया होता है, वास्तविक मुखिया होता है। वास्तविक मुखिया, इसके तहत ही सरकार के द्वारा संचालन होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? एक आपका संसदीय प्रणाली में क्या होगा? एक आपका नाम मात्र का होगा, दूसरा वास्तविक शीर्ष होगा एक। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं भारत में राष्ट्रपति क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है। और वास्तविक किसके पास शक्ति होती है? ये पीएम के पास होती है, प्रधानमंत्री के पास। ठीक, प्रधानमंत्री क्या करता है? उस शक्तियों को उपयोग करता है और समय समय पर राष्ट्रपति को सूचित भी करता रहता है उन सब चीज़ों को लेकर। और जो भी कोई भी काम होते हैं सरकार के, वो किसके तहत होते हैं? वो राष्ट्रपति के नाम ही सारे कार्य होते हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इसे बता दें आपको कि संसदीय प्रणाली के विशेषताएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, आर्टिकल 40, आर्टिकल 74 और 75 में संसदीय सरकार की बात की गई है। वहीं राज्य में बात करें, राज्य में संसदीय सरकार की बात करें तो किस आर्टिकल में है? 163 और 164 के तहत है। चलिए, तो इसके विशेषता की बात करते हैं। ठीक है, जो कार्यपालिका होती है विधायिका का एक हिस्सा होती है, मतलब कार्यपालिका जो होती है विधायिका के ऊपर निर्भर होती है। ठीक है, बहुमत दल का शासन होता है यहाँ पे, सामूहिक जिम्मेदारी दी जाती है सरकार को। ठीक है, प्रधानमंत्री सत्ता का केंद्र होता है। ठीक है, स्वतंत्र सिविल सेवा होती है यहाँ पे, द्विसदनीय विधायिका होती है और कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ये हो गया जितने आपने मैंने जितना भी बताया आपको, ये संसदीय प्रणाली की विशेषता होती है। ठीक है, चलिए अब इस विशेषता में देखिए कौन सा है आपके पास। ठीक है, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति बिल्कुल सही है। मंत्रियों की विधायिका सदस्यता बिल्कुल, बहुमत दल का शासन बिल्कुल होता है और आपका राज्यसभा का विघटन, राज्यसभा का विघटन, एक मिनट, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रियों की विधायिका में सदस्यता। ठीक है, और मेजोरिटी पार्टी का शासन होता है। ये बात बिल्कुल सही है, ये भी विधायिका सही है। ये आपका जो राज्यसभा का विघटन जो है ये इसकी विशेषता नहीं होती है। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्य और न्यायपूर्ण मानवीय स्थितियों की बात करता है? जैसा कि हम प्रीवियस ईयर जो हम क्लास लिए थे उसमें भी आपको बताए थे इस आर्टिकल के बारे में कि आपका कौन सा आर्टिकल है। इस चीज को आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि ये किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर आपको बता देता हूँ। आर्टिकल जो 42 है वो क्या कहता है कि कार्य एवं न्यायपूर्ण मानवीय स्थितियों तथा मातृत्व राहत से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 42 है। ठीक है, चलिए 45 क्या है आपका? मैंने जैसा बताया था 0 से 6 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा व पोषण संबंधित है। ठीक है, शिक्षा व पोषण संबंधित आर्टिकल चलिए आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, जिसे यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलते हैं। जैसा कि अगले हम प्रीवियस ईयर में भी बताए थे। आर्टिकल 44 कहाँ लागू किया गया? अभी प्रथम राज्य कौन सा है? कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन भी होगा क्लास का और आपको चीज़ें आपके दिमाग में भी बैठेंगी कि हाँ मैंने ये चीज़ें। इससे क्या होगा, आप पार्टिसिपेशन का भी आपका महत्वपूर्ण रोल निभाएगा आपको ये चीज़। ठीक है, चलिए आर्टिकल 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। पहला राज्य लागू करने वाला स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड है। और आर्टिकल 43 में क्या है? ठीक है, आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है कि श्रमिकों को जीवन निर्वाह के लिए मजदूरी एवं मानवीय स्थितियों को सुनिश्चित करने की बात की गई है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 39A किस का विचार प्रस्तुत करता है? 39 में कुल मिला के कहने का ऐसा क्वेश्चन का है कि 39A क्या कहता है आर्टिकल। ठीक है, चलिए पहला ऑप्शन है कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार 39 में है। क्या ये सही है? बताइए आप लोग एक बार। ठीक है, 39 में आपका है आपका निःशुल्क समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है, आर्टिकल 39 में ये है। आर्टिकल 39 का ए में ये दिया गया आपका। चलिए, और आपका सी में है आपका श्रमिकों के लिए जीवोपार्जन योग्य वेतन, किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 41 में है। कुछ मामलों में कार्य एवं शिक्षा सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, आर्टिकल 41 में है। कार्य की न्यायपूर्ण एवं मानवीय स्थितियों के लिए प्रावधान, ठीक है, ये किस आर्टिकल में है? कार्य एवं मानवीय स्थिति की दिशा किस में बात की गई है? ये आर्टिकल 42 में बात की गई है। और आपका लास्ट ऑप्शन बचता है श्रमिकों के लिए जीवकोपार्जन योग्य वेतन आदि। ठीक है, ये किस में बात की गई है? ये आपके 43 में बात की गई है। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका? डी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसमें एक ऑप्शन आपका गायब है, तो एक ऑप्शन मैं अपनी तरफ से बना देता हूँ। ए, बी, सी एंड डी आपका होगा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। आपका नेक्स्ट ऑप्शन मैं बना दे रहा हूँ इसमें। ठीक है, इसमें मैं बना दे रहा हूँ महासचिव। ठीक है, चलिए संसद के प्रत्येक सदन सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? ठीक है, स्पीकर जैसे जानते हैं, ये सदन का अध्यक्ष होता है। ठीक है, और सदन की कार्रवाई की देखरेख सारा चीज ये अध्यक्ष ही करता है। राष्ट्रपति क्या होता है? देश का सर्वोच्च नागरिक होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है, तीनों सेनाओं प्रमुख की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 53 में बात की गई है। उपाध्यक्ष क्या होता है? आपको पहले बता चुका क्वेश्चन में। उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सारा देखरेख जो होता है उपाध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। तो लास्ट ऑप्शन बचता है डी, जो कि यही सही है, महासचिव। ठीक है, संसद के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? महासचिव होता है। जैसे अब महासचिव जैसे होता है तो इसका क्या होता है? महासचिव लोकसभा का है तो लोकसभा महासचिव होगा, और राज्यसभा है तो राज्यसभा का महासचिव होता है। तो सचिवालय देखरेख कौन करता है? प्रमुख महासचिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत की संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय प्रणाली पर आधारित है? तो जैसा कि संसदीय प्रणाली मैंने पहले बताया, संसदीय प्रणाली की विशेषता कि इसके दो प्रधान होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक आपका मतलब नाम मात्र का प्रधान होता है। तो संसदीय प्रणाली अब कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, तो आपका क्या है? ब्रिटेन है। अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिया गया है। कनाडा से क्या लिया गया? संघीय आपका प्रावधान लिया गया है। रूस से क्या लिया गया है? न्याय की बात ली गई है। न्याय, जो आपकी प्रस्तावना में न्याय की चर्चा की गई है 3 प्रकार के, उसके बारे में बात की गई है। कहाँ से लिया गया है? वो रूस से लिया गया है। चलिए, तो इसके बारे में पूरा चर्चाएं करने के लिए हम जब फंडामेंटल राइट पढ़ने लगेंगे उससे पहले हम आप बात करेंगे कि कौन से संविधान, किस संविधान से कहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई है, इसके बारे में पूरा हम डिटेल आपको जानकारी देंगे और इसके बारे में चर्चा भी करेंगे हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यही आज हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट था। मैंने पहले भी इस सेशन में बताया था, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, कि आपके लिए पॉलिटी में क्या क्या इम्पोर्टेंट था। इस सेशन में बात करता हूँ इसमें क्या क्या निकला पॉलिटी में। इस प्रीवियस ईयर में आपका निकला संसदीय शासन व्यवस्था, विशेषता
प्लस किस देश से लिया गया है। ठीक है। दूसरा आपका आर्टिकल, आर्टिकल में भी आपका फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में क्वेश्चन नहीं था लेकिन आपके लिए फंडामेंटल ड्यूटी भी इम्पोर्टेंट है, और आपका डीपीएसपी भी, और आपका राष्ट्रपति व राज्यपाल। ये आपके 3 महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के आए इस बारे में भी इस सेशन से हमारे। ठीक है। इसी तरीके से हम हर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे उसके बारे में हम बताएंगे कि इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें मिला है और हम किस तरीके से आगे भी लेके चलेंगे, इस बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए सेशन यही हम समाप्त करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टाइम फिर आपसे मिलेंगे इसी तरीके से। अपना स्नेह प्यार हमारा पढ़ाऊ क्लासेस देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को, और जो भी आपके परिचित हैं, जो भी दिल्ली पुलिस देना चाहते हैं, जो भी आपके समकक्ष, उनको जरूर इस बारे में बताइए कि हाँ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलाया जा रहा है दिल्ली पुलिस का, और ये इम्पॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपके लिए। अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हम बताएं ना आपको, जीरो से हम स्टार्ट किए हैं आपके लिए, जीरो से लेकर हीरो तक चलेंगे आपके लिए, आपको हीरो बना के छोड़ेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट सेशन मिलते हैं आपके नेक्स्ट टाइम। चलिए नमस्कार।